नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन और सियासी गलियारे में लगातार हम आपको अपडेट कराते हैं कि पॉलिटिकल हलचल हरियाणा में किस तरीके से है, किस तरीके से पॉलिटिकल गहमागहमी हरियाणा के अंदर देखने को मिल रही है, किस तरीके से सत्ता पक्ष अपनी रणनीति तैयार कर रहा है और किस तरीके से विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है। प्रदेश में इन दिनों कृषि कानून का एक मसला तो है ही, साथ ही साथ बजट सत्र के दौरान विधानसभा के अंदर भी काफी गहमागहमी देखने को मिल रही है। तो चलिए अगले आधे घंटे तक रहिए सियासी गलियारे में और जानिए पॉलिटिकल मूड ऑफ हरियाणा। बजट सत्र का 8वां दिन और इस दिन भी गहमागहमी सदन के अंदर देखने को मिली। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कुछ चुनिंदा मसलों को लेकर के नोकझोंक भी देखने को मिली। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए जरा कि 8वें दिन की कार्यवाही किस तरीके से आगे बढ़ी। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र जारी है। बजट सत्र के 8वें दिन सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। सदन में कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने बीपीएल परिवारों को लेकर सवाल किया, जिस पर बीपीएल कार्ड बनाया इसलिए जाता है कि जो आर्थिक स्थिति से कमजोर हो, और बीपीएल कार्ड कौन लेना चाहता है? नहीं तो वो उसी बेचारे के लिए बनाया जाता है जो आर्थिक स्थिति से जो कमजोर हो। अब अगर ये फैमिली कार्ड जो ये प्रपोज कर रहे हैं, ये इसके जरिए तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जिसकी आर्थिक जो उसमें वो दिखेगी 1.80 लाख जो है वो नजर आएगा, तो उसको तो काट दिया जाएगा। मतलब हजारों लोग जो बीपीएल परिवार के हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। अध्यक्ष जी, हमने तो ये प्रयास किया है कि उसको अलग अलग फैसिलिटीज देकर उसको आर्थिक तौर पर इतना मजबूत करे कि उसको बीपीएल परिवार में अपने आप को काउंट ना कराना पड़े। अगर कोई आज आर्थिक तौर पर कमजोर है और 1,80,000 की आय से उसके परिवार की कम है, तो जरूर उसको ये फैसिलिटीज अवेल करने का मौका मिलता रहेगा। मगर कोई 5 लाख 10 लाख की आर्थिक आय वाला आज बीपीएल कार्ड लेकर बैठा है, तो मुझे लगता है ये एक्सचेकर का भी नुकसान है। फिर ये आपकी सोच दर्शाता है कि 5 लाख 10 लाख वाले को भी आज 180 की कैटेगरी में काउंट कर अनड्यू बेनिफिट्स दिए गए। वहीं सदन में कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने कोरोना काल में बनी अवैध कॉलोनियों और उन पर कार्रवाई को लेकर सवाल किया, जिस पर मुख्यमंत्री की तरफ से कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने जवाब दिया कि कोविड काल में 510 अवैध कॉलोनी बनी, जिनमें से 502 कॉलोनियों के 2139.47 एकड़ इलाके में तोड़फोड़ विभाग की तरफ से की गई है। सरकार को आईना दिखाना चाहता हूँ कि 2014 से लेकर 2019 तक 3433 अनऑथराइज्ड कॉलोनी बनी। कोविड काल के अंदर 510 अनऑथराइज्ड कॉलोनी बनी। कि ये कॉलोनी बनी जरूर है, लेकिन 510 में से 502 को हमने तोड़ दिया और बहुत सारे 213 केस में एफआईआर दर्ज करवाई। वहीं कन्नौर से बीजेपी विधायक निर्मल रानी के सवाल के जवाब में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पंचायत विभाग की तरफ से गांव की चौपालों को आधुनिक करने के लिए मैचिंग ग्रांट बढ़ाई जाएगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वर्तमान सरकार पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। हमने भी ये बात की है लोगों से, लोग खुश हैं कि बड़ी जो है पंचायती जमीन उनमें जो है सामुदायिक केंद्र बनाए जाए ताकि उसी में शादी कर सके लोग। सब कुछ उनका जो है बर्डन खत्म होता है, लोग भी चाहते हैं ऐसा, तो इस पर विचार किया जाए। पूरे हरियाणा के अंदर क्योंकि हम ये प्रयास कर रहे हैं कि पंचायत जो सबसे छोटी सरकार है वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, और इसका नज़रिया भी हमारे सामने आया है कि प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के अंदर जो हमारी बड़ी बड़ी ग्राम पंचायतें थी, जिनके पास कोई एक्विजिशन का या किसी तरह से एग्रीकल्चर रेवेन्यू का सरप्लस फंड्स थे, उनने अपनी चौपालों को कम्युनिटी सेंटर में कन्वर्ट करने का काम किया। बजट के 8वें दिन खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय 2021 विधेयक सदन के पटल पर रखा। इसके अलावा हरियाणा आकस्मिकता निधि संशोधन विधेयक 2021 भी सदन के पटल पर रखा गया। चंडीगढ़ से जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट।
विधानसभा के इस बजट सत्र के 8वें दिन एपीएमसी एक्ट को लेकर और इसमें संशोधन को लेकर के सरकार एक कमेटी बनाना चाह रही थी और इस कमेटी से हालांकि कांग्रेस ने किनारा कर लिया। जहां दिल्ली की दहलीज पर किसानों का आंदोलन करीब 110 दिन से जारी है, तो वहीं हरियाणा में भी आंदोलन के बहाने सियासत उफान पर है और किसानों के मुद्दे से हरियाणा विधानसभा भी अछूता नहीं रहा। बजट सत्र में किसान आंदोलन की गूंज खूब सुनाई दे रही है। हरियाणा विधानसभा में एपीएमसी एक्ट में संशोधन को लेकर गठित कमेटी का मुद्दा भी उठा। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी और बीबी बत्रा ने कमेटी से इस्तीफा दे दिया। जनता टीवी से खास बातचीत में किरण चौधरी ने कहा कि जब सीएम ने सदन में कृषि कानूनों की पैरवी की तो कमेटी का क्या औचित्य रह गया। हरियाणा में जो एक्ट को लेकर एक कमेटी बनाई थी, मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी उस कमेटी को बनाने की, उस कमेटी से आपने और आपके जो कांग्रेस के विधायक बीबी बत्रा उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्या वजह रही उससे इस्तीफा देने की? ये जो कमेटी इन्होंने बनाई, इस कमेटी का कोई औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने अभिभाषण में स्पष्ट कह दिया कि ये तीनों कानूनों को वापस नहीं किया जाएगा और ये तीनों कानून जो हैं वो बहुत अच्छे कानून हैं और किसान के हक के कानून हैं। जब ये बात सरकार कह दे तो फिर रह क्या गया? फिर कमेटी बनाकर उसके ऊपर जो है किसी तरह की चर्चा करना मैंने सही नहीं समझा और इसलिए जो है उससे रिजाइन करा है। सच्चाई ये है कि आज जो है हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है, हम सब जानते हैं। 80-90 हज़ार जितना भी % जो है वो हमारे कृषि से निर्धारित है और ये सरकार जो है अपने इख्तियार जो है पूरी तरह से उसके ऊपर हक की लड़ाई तो लड़ नहीं सकती, क्योंकि केंद्र ने हमारा हक ले लिया और केंद्र ने सरकार ये जो है कानून बनाए। अच्छा होता अगर ये सरकार जो है ये कहती कि ये हरियाणा का इख्तियार है और हम इसके प्रति जो है ये कानून जो बना दिए गए हैं इनको पूरी तरह से रद्द करा जाए और ये प्रस्ताव भेजती, नहीं तो केंद्र से बात करती। वो तो बात हो ही नहीं, इसलिए हमारे को रिजाइन करना पड़ा। दरअसल हरियाणा विधानसभा में एपीएमसी एक्ट के सेक्शन 8A के सब सेक्शन 7 और सेक्शन 42 में संशोधन को लेकर कमेटी का गठन किया गया था। सेक्शन 42 के तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विवाद सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखे गए हैं। कमेटी में विधायक किरण चौधरी, अभय सिंह यादव, राम कुमार गौतम, बीबी बत्रा, सुधीर कुमार सिंगला को सदस्य बनाया गया था और बजट सत्र के दौरान ही कमेटी को सुझाव देने थे। हरियाणा विधानसभा में नए कृषि कानूनों पर तो सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने था ही। सदन में कई बार सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक और हंगामा भी हुआ और अब बजट सत्र में सुझाव देने के लिए बनाई गई एपीएमसी कमेटी से कांग्रेस ने किनारा कर एक बार फिर सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जी, ये एपीएमसी एक्ट पर कमेटी और उस कमेटी से मसला जुड़ा हुआ था। अब आपको 8वें दिन की कार्यवाही किस तरीके से रही, इस पर खास बातचीत की हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर ने किरण चौधरी से। बजट सत्र की 8वें दिन की कार्यवाही पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस की नेता और विधायक किरण चौधरी हैं। मैम, आज की जो कार्यवाही थी उस कार्यवाही में सबसे पहले आपने एक प्रश्न रखा था बीपीएल परिवार से जुड़ा हुआ, उसका जवाब उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दिया था। वो कह रहे थे कि कांग्रेस तो जो गरीब है उनको गरीब ही रखना चाहती है। क्या पूरा सवाल था? उनका जवाब से संतुष्ट नहीं थे आप? पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी। सच्चाई ये है कि आज बीपीएल परिवार जो हैं वैसे ही जो है उनके ऊपर इतना महंगाई का प्रकोप पड़ा हुआ है और बीपीएल परिवार कौन होता है? जो बिल्कुल ही जो है आर्थिक रूप से जो है पूरी तरह से बेचारा गरीब आदमी हो, वो बीपीएल के अंदर आता है। तो नए बीपीएल कार्ड तो ये बना नहीं रहे हैं। अब इन्होंने एक योजना और शुरू करी है कि जिसके तहत ये एक फैमिली कार्ड बना रहे हैं। अब फैमिली कार्ड का मतलब जो भी एक फैमिली के अंदर जितने भी लोग होंगे उनकी अगर आमदनी 1,80,000 रुपए से एक्सीड कर जाएगी तो उसका बीपीएल कार्ड इसका मतलब ऑटोमेटिकली कट जाएगा। अब 1,80,000 जो रुपया है आज के दिन, आप जो है अगर आप एक कूलर लगा लो और एक टीवी लगा लो या एक फ्रिज लगा लो, उससे वही उसकी ज्यादा हो जाता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री को आपने जो पंजाब लैंड एक्ट को लेकर एक पत्र लिखा है, वो क्या पत्र है? आपने मुख्यमंत्री से क्या मांग की है इसके जरिए? ये बहुत अहम मुद्दा है। आज हरियाणा के अंदर
फॉरेस्ट कवर पूरी तरह से खत्म हो रहा है। हाँ, ये लेटर है, ये लेटर लिखा है मैंने, ये सीएम साहब को ये चिट्ठी मैंने लिखी है। ये कानून जो है कोविड टाइम में जब ये एक दिन का जब ये था, ये जब था ना हमारा सेशन, उस समय जो है अनन फनन के अंदर ये पास कर दिया गया। तब से लेकर अब तक ये हमारे माननीय गवर्नर साहब के पास लंबित है। उन्होंने भी इसकी कुछ टिप्पणियां मांगी हैं। सच्चाई ये है कि ये बिल जो है ये लैंड शार्क्स जो हैं, जो ये ग्रैबर हैं लैंड, उनको जो है ये सहूलियत देगा, क्योंकि इसके अंदर इस तरह के प्रावधान सारे के सारे करे गए हैं। वैसे ही आप जानते हो हरियाणा के अंदर जो है इस तरह की जो है अनियमितताएं इतनी आ रही हैं, और अगर कानून बन गया तो फिर तो ये जो लैंड शार्क्स हैं, ये जो कॉलोनाइजर्स हैं, इनकी तो चांदी हो जाएगी। तो ने ये चिट्ठी लिखी है कि आप मुझे एक तो ये बताइए कि गवर्नर साहब ने क्या क्या इस पर जो टिप्पणी करी है वो क्या पॉइंट पे करी है वो बताई जाए, और कि इस बिल के ऊपर रीथिंक करा जाए, इसको विड्रॉ करा जाए, क्योंकि ये हरियाणा के हित में नहीं है। बहुत शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। ये हमारे साथ कांग्रेस के विधायक पूर्व मंत्री किरण चौधरी थी, जिनका ये कहना है कि जो कमेटी बनाई गई थी एपीएमसी एक्ट को लेकर, उससे इसलिए इस्तीफा दिया है क्योंकि मुख्यमंत्री पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि तीनों जो कानून है वो किसान के हित में है। ऐसे में इस कमेटी का बनाए जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। साथ ही किरण चौधरी ने एक पत्र भी मुख्यमंत्री को लिखा है, और पिछली बार विधानसभा में जो एक बिल आया था जो अभी फिलहाल राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए गया हुआ है, उस मामले में भी ब्यौरा मांगा है कि उस बिल की फिलहाल क्या स्थिति है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंहर, जनता टीवी, चंडीगढ़। इधर धर्म सिंह छोकर पर आयकर विभाग और ईडी का शिकंजा कसा गया है। समालखा और गुरुग्राम समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। पंचकुला आयकर विभाग के ऑफिस में विधायक धर्म सिंह छोकर से भी पूछताछ की गई। हरियाणा में एक बार फिर ईडी और आयकर विभाग ने बड़ा एक्शन लिया, और यह एक्शन है कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर पर। दरअसल ईडी और आयकर विभाग ने पानीपत की समालखा विधानसभा सीट से विधायक धर्म सिंह छोकर के घर, पेट्रोल पंप समेत कई ठिकानों पर रेड की। दोनों विभागों की टीम ने करीब सुबह 6 बजे धर्म सिंह छोकर के ठिकानों पर शिकंजा कसा। टैक्स चोरी और जमीन खरीद की गड़बड़ी के आरोप में आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय की कई टीमों ने विधायक धर्म सिंह छोकर के ठिकानों पर छापेमारी की। समालखा में छोकर के ऑफिस, उनके पेट्रोल पंप और उनकी कोठी समेत कई ठिकानों पर आयकर विभाग ने रेड की। विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर की कोठी पर आपको बता दें कि यहां पर आयकर विभाग की टीम ने उनके आवास पर छापेमारी की है, जो अभी फिलहाल जारी है। आपको बता दें कि आयकर विभाग की टीम यहां पर सुबह 6 बजे पहुंच चुकी थी और लगभग 10 घंटे बीत चुके हैं, और आयकर विभाग की टीम अभी तक आवास के अंदर ही है। वहीं गुरुग्राम में भी धर्म सिंह छोकर के ठिकानों पर छापेमारी हुई। गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 1 में उनके घर पर रेड हुई। इनकम टैक्स विभाग के कई अधिकारियों ने छापेमारी की। छोकर के घर के अलावा उनके ऑफिस पर भी आईटी टीम ने छापेमारी की। हरियाणा के समालखा से कांग्रेसी विधायक धर्म सिंह छोकर के तमाम ठिकानों पर इनकम टैक्स और ईडी विभाग की रेड सुबह 6 बजे से जारी है। तमाम इनकम टैक्स और ईडी विभाग के अधिकारी सुबह 6 बजे से साइबर सिटी के डीएलएफ फेज 1 में, जहां पे धर्म सिंह छोकर का घर है, वहां पर रेड को कंडक्ट कर रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि धर्म सिंह छोकर के परिजन इस निवास स्थान पर मौजूद हैं, और उनसे भी इस रेड को लेकर, तमाम चीजों को लेकर पूछताछ की जा रही है। धर्म सिंह छोकर पर एक्शन के बाद बीजेपी बनाम कांग्रेस भी शुरू हो गया है। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने जनता टीवी से खास बातचीत में कहा कि सरकार बदले की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी विधायक आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ ईडी और आईटी की कार्रवाई की जाती है। कांग्रेस के विधायक है धर्म सिंह छोकर, उनके यहाँ पर ईडी और इनकम टैक्स की आज छापेमारी चल रही है, क्या कहेंगे उस मुद्दे पर? मैं यही कहूंगा कि ये इस सरकार की मंशा को दर्शाती है, इस सरकार की लोकतंत्र में कितनी आस्था है उसको प्रकट करती है। ये सरकार किस तरीके से विरोधी स्वर जो है उनको दबाना चाहती है, इस सरकार की तानाशाही प्रवृत्ति को उजागर करती है। जो कुछ कहा जाए इस सरकार की, ये जो कहा जा रहा है, अभी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने
जो अपनी रेटिंग्स दी, अपना सूचनांक जो दिया लोकतंत्र के प्रति, वो उन्होंने प्रकट ही किया कि लोकतंत्र पिछले 7-8 सालों में नगण्य होता जा रहा है। लोकतंत्र के जो मानक हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं। तो वो सब कुछ तो प्रकट कर दिया, सब कुछ तो उजागर कर दिया, सब कुछ तो स्पष्ट कर दिया, और इसके बावजूद भी ये लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज हर जो भी कोई सक्षम व्यक्ति है विपक्ष में, उसको किस तरीके से इन उसकी आवाज़ को दबाया जाए, उसके मनोबल को तोड़ा जाए, उसकी स्थिरता को किस तरीके से जो उसका उन्मूलन किया जाए। विपक्ष आयकर विभाग की रेड को लेकर हमलावर है और इसे सरकार के खिलाफ बोलने का बदला बता रहा है। बहरहाल वजह जो भी हो, लेकिन विधायक धर्म सिंह छोकर के खिलाफ कार्रवाई ने एक बार फिर सरकार को विपक्ष के निशाने पर ला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। उधर हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल से खास बातचीत की गई जनता टीवी की तरफ से। इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर सरकार को घेरा, वहीं उन्होंने हरियाणा के बजट सत्र को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल मेरे साथ हैं और किसानों का आंदोलन 3.5 महीने से चल रहा है। साथ ही सर, हरियाणा विधानसभा का जो बजट सत्र चल रहा है उसमें किसानों के मुद्दे पर सत्ता पक्ष जो है वो कांग्रेस को घेर रहा है, ये कहते हुए कि आप लोग इस आंदोलन को उकसा रहे हैं। किसान आंदोलन और हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र में जो कार्रवाई है उसको क्या कहेंगे? देखिए, इसको मैं बार बार, अभी आपके मित्रों ने, साथियों ने भी ये प्रश्न किया था, मैंने यही कहा था कि सरकार अपनी विफलताओं का ठीकरा कांग्रेस पे फोड़ रही है। कांग्रेस मुख्य विपक्ष है, तो और अगर महसूस करती है कि ये कृषि बिल किसानों के हितों के विपरीत हैं, कृषि क्षेत्र के को पनपने नहीं देंगे, तो अगर अपना विरोध प्रकट कर रही है तो क्या ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विपरीत है? क्या लोकतंत्र ये अपेक्षा नहीं करता, जिन बातों से आप सहमत नहीं हैं, जिनसे आप महसूस करते हैं कि ये उस वर्ग के हितों के विपरीत है, तो अहिंसात्मक ढंग से अपनी विरोध को प्रकट करना क्या ये अनुचित है? मैं आपसे ही प्रश्न करना चाहता हूं। और वही ये अपेक्षा कर रहे हैं कि इनके सुर में सुर कांग्रेस पार्टी मिलाती रहे, चाहे ये सही करें चाहे गलत, पर लेकिन हमारा जो दायित्व है हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। हमारी जो मान्यताएं हैं हम उनको प्रकट करेंगे। बंसल साहब, पिछले कुछ दिन पहले आप 3 दिन हरियाणा में रहे थे, अलग अलग जिलों में आपने संगठन के लोगों की नब्ज टंटोली थी। हरियाणा में कांग्रेस का संगठन कब तक खड़ा होने की उम्मीद करें सर? बहुत जल्दी हो जाएगा। अब आपको जल्दी 1-2 महीने में आपको परिणाम मिलेगा। इसमें कोई गुटबाजी आड़े तो नहीं आ रही है सर? बिल्कुल नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही है जी, बिल्कुल नहीं आ रही है। 10 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी बजट सत्र में कांग्रेस, लेकिन बहुत बुरे तरीके से अविश्वास प्रस्ताव गिरा। सत्ता पक्ष के लोग ये बात कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो खुद के अपने नेतृत्व में विश्वास खो चुके हैं। देखिए, वो हमने जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं की, हमने अपना जो स्टैंड था उसको प्रकट किया। हमने ये दिखाने का भी प्रयास किया कि जो लोग अपने को किसान हितैषी कहते थे और किसानों का मसीहा कहते थे, आज वो किसानों के मुद्दे पे किसानों के विपरीत खड़े हुए हैं सत्ता के मुंह में। तो इससे बढ़िया तो सफलता हो ही नहीं सकती थी। आज उनका सब कुछ प्रकट है। आज इन सत्ता पक्ष के विधायक कौन सी उसमें दौर में आपने देखा होगा कि अपने हलके, अपने गांव में सार्वजनिक रूप से नहीं जा पा रहे हैं? सर, अंतिम सवाल है, बजट सत्र शुरू होने से पहले नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा G23 में जाकर आए, ये कांग्रेस की मुश्किल नहीं बढ़ा रहा क्या? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल। वो पूरी तरीके से उनकी आस्था राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और अब कांग्रेस अध्यक्षा में है। तो आपने तो जयचंद बताया था कुछ लोगों को। नहीं, वो उसमें कुछ को बताया था, बिल्कुल। हुड्डा नहीं है उसमें। नहीं, अब मैंने जो उसमें आप उसको, वो मैंने उस पर जो विचार प्रकट करने आपके जो दिल्ली के संवाददाता थे उनको कर दिए थे मैंने। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल थे, जिन्होंने ये कहा है कि हरियाणा कांग्रेस का संगठन जल्द बनेगा, उसमें कोई गुटबाजी आड़ नहीं आ रही है। इसके साथ ही तमाम मुद्दों पर विवेक बंसल ने खुलकर राय रखी है। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़। जी, खुलकर राय रखी, लेकिन जब उनसे उन जयचंदों के बारे में पूछा गया जो स्टेटमेंट इन्हीं का था, उस स्टेटमेंट को लेकर कैसे गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए। ये राजनीति है, बयान बदलने भी पड़ते हैं।
इधर कालका और एलनाबाद विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सिरसा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की, उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। भारतीय जनता पार्टी की भी आप राजनीति देखिए, देश भर में उपचुनाव होते हैं और हमारे यहाँ कहते हैं कि स्थिति नहीं है। स्थिति नहीं है, उनकी एक बात से मैं सहमत हूँ। स्थिति किस बात के लिए नहीं है, किसके लिए नहीं है? उनके अपने प्रतिनिधियों के लिए नहीं। ये बयान हरियाणा विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी को बयां कर रहा है। ये बयान सरकार को चुनौती है कि प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस तैयार है। दरअसल हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने सिरसा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उपचुनाव के लिए दिशा निर्देश दिए। कुमारी सैलजा ने कहा कि कालका और एलनाबाद विधानसभा सीट पर जब भी उपचुनाव होंगे, उनके लिए कांग्रेस पूरी तरह तैयार है। ऐसी कोई गुटबाजी नहीं, मुझे कुछ दिख नहीं रही। कई बार पुरानी बात याद आ जाती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई गुटबाजी की यहाँ पे गुंजाइश होएगी। कोई गुटबाजी की गुंजाइश नहीं। तभी मैंने कहा मीटिंग में कि ये जो अगर आपस की भी बात है, पहले ही सब हल कर लें। चुनाव के समय ये कहानी आगे नहीं आनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी लड़ेगी एक मजबूत पार्टी की तरह, तो कोई गुटबाजी की गुंजाइश नहीं होगी यहाँ पे इस चुनाव में। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में कुमारी सैलजा ने गुटबाजी को बर्दाश्त न करने की भी चेतावनी दी। हालांकि पत्रकारों से बातचीत में कुमारी सैलजा ने कहा कि दोनों उपचुनाव कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ेगी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी और सभी लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस जन ऐसी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और ये उपचुनाव जब भी हो, जब भारतीय जनता पार्टी हिम्मत जुटाए, क्योंकि आपने देखा कि पंचायती चुनाव भी आगे कर दिए, तो जब भी ये हिम्मत जुटाकर उपचुनाव करवाएंगे, कांग्रेस पार्टी तैयार रहेगी और हम मजबूती से लड़कर ये उपचुनाव जीतेंगे। हरियाणा में कालका और एलनाबाद विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। हालांकि अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस उपचुनाव को लेकर फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी में जुटी है और सत्ता पर काबिज बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। जनता टीवी के लिए सिरसा से नंद सेठी की रिपोर्ट। सियासी गलियारे में हम आपको हरियाणा की राजनीति के साथ साथ पश्चिम बंगाल की राजनीति की तरफ लेकर के चल रहे हैं। दरअसल कांग्रेस केरल में जहां लेफ्ट की अगुवाई वाले एलडीएफ गठबंधन को सत्ता से बेदखल करने की कोशिश में जुटी है, तो पश्चिम बंगाल की सियासी जंग में दोनों एक साथ कदम ताल कर ममता बनर्जी को चुनावी मात देने के लिए कांग्रेस लेफ्ट एक साथ मिलकर चुनावी मैदान में है। बंगाल में याराना और केरल में 2-2 हाथ करती नजर आ रही कांग्रेस और लेफ्ट का ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है, इस रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल में चुनावी शंखनाद हो चुका है, सियासी रणभेरी बच चुकी है। सियासत के योद्धा अपने अपने रथों पर तैयार हैं बंगाल का सियासी मुकुट पहनने के लिए। लेकिन इस सियासी मुकुट तक पहुंचने के लिए सभी पार्टियों को रास्ते के कांटों को हटाना होगा। लेकिन ये सियासी कांटे अब शूल की शक्ल ले चुके हैं, जिन्हें साधना अब हर पार्टी के बस से कोसों दूर है। हालांकि कोशिशें जारी हैं। इसी बीच कांग्रेस के लिए इन 5 राज्यों के चुनाव किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं है, क्योंकि सियासत की बिसात पर सत्ता की मोहरें तलाशती कांग्रेस के लिए ये चुनाव किसी चैलेंज से कम नहीं है। तभी कांग्रेस इन चुनावों में तमाम प्रयोग कर रही है, या यूं कहें कि कांग्रेस ने इन 5 राज्यों को अपनी चुनावी प्रयोगशाला बना डाला। पश्चिम बंगाल सहित देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव को कांग्रेस के साथ साथ राहुल गांधी के सियासी भविष्य के लिए भी काफी अहम माना जा रहा है। कांग्रेस केरल में जहां लेफ्ट की अगुवाई वाले एलडीएफ गठबंधन को सत्ता से बेदखल करने की कोशिशों में जुटी है, तो पश्चिम बंगाल की सियासी जंग में दोनों एक साथ कदम ताल कर रहे हैं। ममता बनर्जी को चुनावी मात देने के लिए कांग्रेस लेफ्ट एक साथ मिलकर चुनावी मैदान में है
बंगाल में याराना और केरल में दो दो हाथ करती नजर आ रही कांग्रेस और लेफ्ट का ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है? बंगाल की सत्ता पर 3 दशक तक कांग्रेस और करीब 3.5 दशक तक वामपंथी दलों का सियासी वर्चस्व कायम रहा, लेकिन प्रदेश के बदले सियासी हालात में दोनों ही पार्टियों का आधार खिसक चुका है। ममता बनर्जी पिछले 10 साल से सत्ता में काबिज हैं और तीसरी बार आने के लिए हाथ पांव मार रही हैं। वहीं बंगाल में बीजेपी के जबरदस्त राजनीतिक उभार के चलते कांग्रेस और लेफ्ट दोनों के सामने अपने अपने सियासी आधार को बचाए रखना बड़ी चुनौती है। इसी सियासी मजबूरी या सियासी हालात को देखते हुए एक बार फिर दोनों मिलकर चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट के साथ आने का सीधा मतलब खुद के वजूद को बचाने की चुनौती है, क्योंकि राज्य में सियासी लड़ाई बीजेपी और टीएमसी के बीच नजर आ रही है। और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में राहुल गांधी अभी तक नहीं उतरे और उन्होंने ज्यादा फोकस दक्षिण भारत, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी पर रखा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जहां असम में रैलियां करके पार्टी की हवा बनाने की कोशिशें करते दिखे, लेकिन बंगाल से अभी तक उन्होंने परहेज कर रखा है। और इन तमाम समीकरणों के बाद यह सवाल जायज है कि आखिर लेफ्ट और कांग्रेस का यह रिश्ता क्या कहलाता है? ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो इसी के साथ सियासी गलियारे में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।